बात करने जा रहे हैं अर्निंग पर शेयर की। देखो, अर्निंग पर शेयर से हमें पता चलता है कि एक शेयर पे हम कितना पैसा कमाते हैं। कोई भी शेयर होल्डर, मैं हूँगा, कोई भी शेयर होल्डर होगा आपके जैसा, उसको ये ज़रूर होगा कि यार मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, कंपनी उस पर धंधा कितने का करती है, धंधा मतलब बिजनेस कितने पे करती है। अगर अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, मतलब जो न्यूमरेटर में आती है कंपनी कितनी कमाई करती है, जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है। नीचे आते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं कंपनी के। तो बेसिकली अर्निंग पर शेयर से हमें ये पता चलता है कि कंपनी एक शेयर पे कितना पैसा कमाती है। क्योंकि देखो, बॉन्ड पे तो फिक्स्ड पता होता है कि 8% का ब्याज मिलेगा, 7% का कूपन मिलेगा। बट जो इक्विटीज़ में होता है उसमें जो इन्वेस्टर्स को भी बताना होता है ना कि भैया आज हमने इतना पैसा कमाया। हर जैसे अर्निंग पर शेयर अगर कम हो रही है तो ये हो सकता है एक हिंट की डायलेटिव सिक्योरिटीज़ है। डायलेटिव सिक्योरिटीज़ ये होती हैं जो कि कन्वर्ट होने के बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नुकसान करती है, और एंटी डायलेटिव सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि अगर कन्वर्ट हो जाती हैं तो इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का नुकसान नहीं होता। तो डायलेटिव सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जैसे कि जो कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर कन्वर्ट होने के बाद एग्जिस्टिंग कॉमन शेयर होल्डर्स का नुकसान करती हैं। तो ईपीएस एक कॉमनली यूज प्रॉफिटेबिलिटी मेजर है, और ईपीएस से ये पता चल सकता है कि कंपनी पर शेयर प्राइस कितने पैसे कमा रही है। ठीक है। और ये जो नॉन पब्लिक कंपनीज होती हैं ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। बट जो कि लिस्टेड कंपनीज नहीं हैं उनके शेयर प्राइस, शेयर इशू ही नहीं होता, मतलब कॉमनली ट्रेड नहीं होता। तो उसमें से आपको न्यूमरेटर तो मिल जाएगा, नेट इनकम वाली फिगर मिल जाएगी, बट जो डिनोमिनेटर होता है उसमें थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि नॉन पब्लिक कंपनीज में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होती। और ये जो अर्निंग पर शेयर होता है कॉमन स्टेक होल्डर्स के लिए होता है। डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस स्टेक होल्डर्स और कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ये बताता है कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर, एक बताता है कि एक कॉमन स्टॉक होल्डर्स की हर साल कितनी कमाई करके कंपनी देती है। कैपिटल स्ट्रक्चर ये चीज़ होती है कि देखो कंपनी अपने आप को कैसे फंड करती है। पहले दिन ही कंपनी अपने आप को पैसा कमाना तो स्टार्ट नहीं कर देती, समय लगता है बिजनेस को डेवलप होने में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बताता है कि कंपनी ने अपनी फंडिंग कैसी है। दो तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज नहीं होती, मतलब। और जो कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर है उनमें कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होती है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ये होती हैं जैसे बॉन्ड्स अगर बॉन्ड्स कन्वर्ट हो रहे हैं सिक्योरिटीज में, दैट मीन्स कि जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है, अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट होता है तो इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स डायलेटिव सिक्योरिटीज। ऑप्शंस भी होती हैं ऐसी, वारंट्स भी होते हैं, और कन्वर्टेबल काफ़ी तरह के मतलब होती हैं प्रोडक्ट्स जो कि पहले बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर्स की तरह एक्ट करते हैं, बट वो इवेंचुअली इक्विटी पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो और सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर में भी चीज़ें आती हैं जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि कंपनी अपने आप को कैसे फंड कर रही है। क्या वो फंड करने के लिए डायलेटिव सिक्योरिटीज़ यूज़ कर रही हैं, या फिर वो अपने फंड करने के लिए जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ है फॉलो नहीं कर रही। बट काफ़ी कम कंपनीज होती हैं जो कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं इंडिया में, क्योंकि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो राइट होता है कंपनी में, जो वोटिंग राइट्स होते हैं, जो ओनरशिप होती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं बेसिक ईपीएस की। एक बेसिक ईपीएस ये बताती है कि कॉमन शेयर होल्डर्स को बिफोर अगर कोई सिक्योरिटी कन्वर्ट होती है तो कितनी कमाई होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये जो होता है कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता, ये कॉमन शेयर होल्डर्स की कमाई में से नहीं, कमाई नहीं होती। तो जो कॉमन शेयर होल्डर्स की कमाई होती है नेट इनकम। तो जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं तो जो न्यूमरेटर वाली फिगर है ये बताती है कि कॉमन शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है जो कंपनी ने बना के दिया एक साल में। और वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। और देखो अगर कोई शेयर्स, मतलब ये भी ज़रूरी है कि हमें पोर्शन ऑफ द ईयर पे भी देखना पड़ता है कि कितना
टाइम है जब वो शेयर इशूड था। जैसे अगर मार्च में कोई शेयर इशू हुआ है तो हम उसको सिर्फ 9 मंथ्स के लिए प्रोपोर्शन लेंगे, उसको 12 मंथ्स के लिए नहीं लेंगे। अब बात करते हैं बेसिक ईपीएस की। बेसिक ईपीएस के न्यूमरेटर में से हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया जाता है। तो जो अर्निंग पर शेयर होता है वो होती है कॉमन शेयर होल्डर्स की कमाई, और जो कि कॉमन स्टॉक को डिविडेंड दिया जाता है वो इसमें से माइनस नहीं होता, क्योंकि जो कॉमन स्टॉक का डिविडेंड है वो नेट कॉमन शेयर होल्डर्स के हक होता है। इसमें सिर्फ वो चीज़ें माइनस करते हैं जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स का हक नहीं होता, और वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कॉमन शेयर्स का इंटरेस्ट होता है। जैसे आने वाले टाइम पे जब डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटीज़ पे तो उससे कॉमन शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है, बट जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उससे कॉमन शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है। अब बात करते हैं स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट की। देखो, स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट दोनों एक ही तरह की चीज़ है, ना तो इससे ओनरशिप बदलती है। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग शेयर जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 2 शेयर और दिए जा सकते हैं। दो मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया आपको बताने के लिए। और स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि किसी के पास 100 शेयर है, उसको आप 2:3 इशू कर दो, मतलब आपको जिसके पास 100 शेयर्स थे आप उनको थोड़े से और शेयर्स इशू कर दो। बेसिकली इससे जो होता है स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, बट जो ओनरशिप होती है वो सेम ही रहती है कंपनी की। तो बेसिकली तो जैसे अगर 10% का स्टॉक डिविडेंड दिया है 100 शेयर्स पे, तो जिनके पास 100 शेयर्स थे अब वो 110 शेयर्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट किया क्यों जाता है? पहले मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, पढ़ता हूँ तो उसका रीज़न ढूंढता हूँ। स्टॉक स्प्लिट से क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है स्टॉक की। आप देखो, इंडिया में सबसे महंगा स्टॉक है एमआरएफ। एमआरएफ स्टॉक इसलिए इतना महंगा है क्योंकि वो चाहते हैं, कंपनी चाहती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक में घुसे ना, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी स्टॉक में घुसते हैं तो फ्लक्चुएशन आती है, वॉलेटिलिटी आती है स्टॉक्स में, और प्रमोटर्स चाहते ही नहीं कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी है। वो चाहते हैं कि एक स्टैग्नेंट प्राइस रहे और स्टॉक इतना वेरी ना करे, उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा ना है। तो इससे ओनरशिप्स पे कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर 3:2 स्टॉक स्प्लिट होता है तो इसका मतलब है कि, और इन्वेस्टर के पास 200 शेयर हैं तो उसके पास अब 200 नहीं, उसके पास 300 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये 3:2 का स्टॉक स्प्लिट है। देखो, ये बेसिकली जो है ये एक क्वेश्चन दिया है हमने श्वेजर से, जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो, जब इस जो एग्जांपल में शेयर आउटस्टैंडिंग है 10,000 का, और अप्रैल में भी 4,000 का शेयर इशू किया है, ठीक है। तो इसमें शेयर इशू भी किया और शेयर रीपरचेज भी किया है। जब भी हम शेयर को इशू करते हैं तो शेयर प्लस हो जाते हैं, कंपनी में एडिशन आ जाता है शेयर्स पे। जब हम शेयर रीपरचेज करते हैं तो हमेशा शेयर्स माइनस कर दिए जाते हैं। तो और जब भी हम स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो हम उससे पहले वाले में सारी एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अब इन्होंने जुलाई में वो किया है, स्टॉक डिविडेंड दिया है, तो जुलाई से पहले पहले जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, शेयर इशूड थे, वो सारी एडजस्टमेंट उसमें करी जाएगी, बट वो जुलाई के बाद नहीं करी जाएगी। तो Jan 1 को 10,000 शेयर्स थे जो कि पूरे साल आउटस्टैंडिंग थे, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 1.10, क्योंकि इतने का स्टॉक डिविडेंड मिला, तो टोटल 11,000 शेयर हो गए। फिर हमने अप्रैल में फिर 4,000 स्टॉक इशू करे, बट हम 4,000 एग्जैक्ट फिगर ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो सिर्फ 9 महीने के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में वैलिड थे, तो हम उसको पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 से, क्योंकि हमने स्टॉक डिविडेंड एडजस्ट कर रहे हैं जुलाई से पहले वाले सारे, और फिर हम 9/12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो स्टॉक था ये सिर्फ 9 महीने के लिए ट्रेड हुआ था। तो 4,000 फिगर नहीं ऐड करेंगे, हम फिगर ऐड करेंगे 3,300 की। फिर हम जो भी शेयर रीपरचेज करते हैं हम उनको माइनस कर देते हैं। तो 3,000 शेयर रीपरचेज करें, बट ये जो है सिर्फ 4 महीने के लिए हमने, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में वैलिड थे, तो हमने सिर्फ 1,000 शेयर माइनस करे, तो टोटल जो वेटेड एवरेज नंबर शेयर्स की आई है वो आई है 13,300। ये जो भी फिगर होती है हम डिनोमिनेटर्स के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमरेटर में आती है हमारी इनकम फिगर्स, और डिनोमिनेटर में जो आती है वो आती है नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो ये बेसिक वे है कि इसमें देखो 2, 3, 4 तरह के पॉइंट्स हैं।
पहले शेयर इशूड प्लस होते हैं और शेयर परचेज माइनस होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी स्टॉक डिविडेंड होता है उससे पहले जितने भी स्टॉक इशू हुए हैं जहाँ रीपरचेज हुए हैं वो सारी एडजस्टमेंट उससे पहले करी जाएगी, उससे बाद नहीं करी जाएगी। तो बेसिकली ये वे है जिससे कि हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं यूजिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मेथड। ठीक है, अब इसमें नेट इनकम है 10,000 की और डिविडेंड दिया है 10,000 का। तो हम इसमें कहते हैं कैश डिविडेंड टू कॉमन शेयर होल्डर्स है 1750 का। तो कॉमन शेयर को जो हम डिविडेंड देते हैं वो कैलकुलेट नहीं करते इसमें। तो 10,000 में से नेट इनकम थी हमारी, माइनस किया हमने प्रेफरेंस शेयर्स जो कि प्रेफरेंस डिविडेंड था जो कि कॉमन स्टॉक को नहीं अवेलेबल होता। तो फिगर आ गई न्यूमरेटर में 9,000 की। और जो पुरानी हमने 13,300 की फिगर निकाली थी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की, उसको डिवाइड करेंगे तो बेसिक ईपीएस आ गया हमारा 0.68। और हम फिर कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटिव। अगर डाइल्यूटिव बेसिक से कम होता है तो हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करते हैं और इससे पता चलता है कि जब भी ऐसी सिक्योरिटीज इशू होती हैं तो कॉमन शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है। अब बात करते हैं डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज से। डायरेक्टिव सिक्योरिटीज से ईपीएस की जो फिगर होती है बेसिक ईपीएस की वो कम हो जाती है, बट एंटी डायल्यूटिव में क्या होता है ऐड हो जाती है। बेसिक मतलब यही है कि डायल्यूटिव सिक्योरिटीज से कॉमन शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो कम हो जाता है, बट एंटी डायल्यूटिव सिक्योरिटीज में जो कॉमन शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है वो डाइल्यूट नहीं होता। क्योंकि देखो कंपनीज वो ऑफर फॉर सेल लेके आती है, या तो न्यू इशू करेंगी आईपीओ से या तो ऑफर फॉर सेल लेके आएंगी। जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जो पुराने शेयर होल्डर्स का नुकसान होता भी है और नहीं भी होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नए शेयर इशू करोगे तो नुकसान होएगा ही होएगा। तो अब बात करते हैं डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज़ की, और जो कि कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक है। तो अगर तो कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक डाइल्यूटिव है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिविडेंड पेड टू कन्वर्टेबल स्टॉक न्यूमरेटर में। ठीक है, और नीचे आएगा जो नंबर ऑफ शेयर कंपनी के पहले से इशू थे और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को हम ऐड कर देते हैं। और अगर कोई बॉन्ड डाइल्यूटिव है तो हम आफ्टर टैक्स एक्सपेंस ऑन बॉन्ड को न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं और नीचे आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज। तो बेसिकली ये दो तरीके हैं जिससे कि हमें पता चलता है। अगर कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक है तो हम ये एडजस्टमेंट करेंगे बेसिक ईपीएस की मतलब डायरेक्टिव ईपीएस कैलकुलेशन की। और अगर कन्वर्टेबल प्रेफर्ड बॉन्ड्स हैं तो हम न्यूमरेटर में एक चीज़ ऐड कर देते हैं। बट डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर का एक बड़ा फॉर्मूला है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेट इनकम में माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जो कॉमन शेयर होल्डर्स की कमाई नहीं होती तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। न्यूमरेटर में वही चीज़ें आती हैं, न्यूमरेटर में वही आता है जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स की कमाई होती है। जो कमाई नहीं होती वो जो कमाई कॉमन शेयर होल्डर्स को नहीं बिलोंग करती है हम उसको माइनस करते हैं और जो बिलोंग करती है वो ऐड कर देते हैं। फिर हम करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड करते हैं। फिर कन्वर्टेबल डेट जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है आफ्टर टैक्स उसको ऐड करते हैं। क्योंकि कन्वर्टेबल डेट इंटरेस्ट को ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये सिक्योरिटीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं इक्विटीज़ में तो हमें ये इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं देनी पड़ती। बट इसमें एक नुकसान भी होता है, वो होता है टैक्स का। जब हमें इंटरेस्ट कम देना होता है तो हमारा इनकम बढ़ जाती है और टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो कन्वर्टेबल डेट इंटरेस्ट में दो कंपोनेंट है, एक से कॉमन शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है और एक से नुकसान होता है। फ़ायदा किससे होता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, बट जो टैक्स एक्स्ट्रा देना होता है वो होता है कंपनी का नुकसान। क्योंकि देखो इंडिया में कई कंपनीज इक्विटी इशू नहीं करती क्योंकि इससे क्या होता है वोटिंग राइट्स कम हो जाते हैं शेयर होल्डर्स के, बट बॉन्ड से काफ़ी पैसा रेस करते हैं। तो बॉन्ड से कंपनी पैसा इसलिए रेस करती है क्योंकि उनको पता है कि हमारी इतनी कैश फ्लोज है कि हम पैसे वापस दे देंगे, बट वो नहीं चाहते कि जो प्रमोटर का जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो कम हो जाए। क्योंकि अगर प्रमोटर्स का जब इंटरेस्ट कंपनी से कम हो जाता है दैट मीन्स जहाँ तो उनका इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी में, जहाँ तो और वो ये भी कई बार होता है कि जब इंटरेस्ट कम होता है तो जैसे परसेंट शेयर प्रमोटर शेयर होल्डिंग में कम होता है तो इससे होता है कि जो प्रमोटर है
उसके वोटिंग राइट्स कम हो जाते हैं। और वोटिंग राइट्स से होता है, अगर कम हो जाते हैं तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो प्रमोटर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमोटर चाहेगा ऐसे ऐसे डिसीजन लें जो जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, पहले जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे उसमें ऐड करेंगे, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड करेंगे, कन्वर्टेबल डेट से जितने शेयर्स इशू हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, वो भी ऐड करेंगे। और कई बार ऑप्शंस भी हम इशू करते हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है कंपनीज को, बट वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। तो डिनोमिनेटर में सारे शेयर्स होते हैं और न्यूमरेटर में होती है इनकम फिगर्स, डॉलर फिगर्स। तो इसको बेसिकली कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जो ट्रिक आती है वो आती है कौन सी फिगर प्लस होगी और कौन सी फिगर माइनस होगी, और कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऐड होंगे। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस में हमारा ये क्या है, 4.35 मिलियन की नेट इनकम है, और इसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो है 7% का। तो अगर हम 7% को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलियन से, तो ये आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दिया है कंपनी ने। तो 4.35 मिलियन को अगर हम इसके जो इंटरेस्ट दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉमन स्टॉक से, तो आ जाएगा बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में हम कभी भी ऐड नहीं करते न्यूमरेटर में शेयर्स, क्योंकि हम बेसिक ईपीएस में डायरेक्टिव सिक्योरिटीज नहीं देते जो कि ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसका आंसर है 4.35 मिलियन को माइनस किया 7% से इंटू 5 मिलियन से, और डिवाइड किया, क्योंकि 2 मिलियन शेयर्स थे तो बेसिक ईपीएस हमारा आ गया $2 का। तो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है जब कन्वर्ट हो जाती है सिक्योरिटीज और बेसिक ईपीएस कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को। ठीक है, और अब जो है ये डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला है, ऊपर इन्होंने लगाई है 4.35 मिलियन की फिगर, और नीचे इन्होंने आउटस्टैंडिंग शेयर्स में जितने प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होने के बाद शेयर्स इशू हुए थे तो वो डाल दिए हैं। तो पहले बेसिक ईपीएस थी $2 की, अब डाइल्यूटेड ईपीएस आ रही है 1.7 की। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कम से कम 29 सेंट्स का नुकसान हुआ है। बेसिकली ये है कि अगर डाइल्यूटेड ईपीएस कम है बेसिक ईपीएस से, तो प्रेफरेंस स्टॉक डाइल्यूटिव होता है, और प्रेफरेंस स्टॉक न्यूमरेटर में प्रेफरेंस स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर दिए जाते हैं। और अगर डाइल्यूटेड ईपीएस बड़ा है बेसिक से, तो मतलब ये एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज हैं, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इतना कोई फर्क नहीं आता। तो बेसिकली हमने इस सीरीज से ये पता किया है कि डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज क्या होती हैं, और बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और डाइल्यूटिव ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है।